ओके स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग अपना फर्स्ट ग्राफ की स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ग्राफ है आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके लिए प्लॉट किया जाता है? फर्स्ट थिंग, जब भी आपको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करना हो या यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करना हो, उस केस के अंदर आपका पोजीशन टाइम ग्राफ हम बनाते हैं। ठीक है, देखो कैसे बनेगा। पहला केस है आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए, केस फर्स्ट है। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट किसके ऊपर है? रेस्ट के ऊपर है। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर मतलब क्या होता है? जब आपको पढ़ाया था तो हमने कहा था किसी ऑब्जेक्ट की दो स्टेट होती है काइनेमेटिक्स के अकॉर्डिंग, एक रेस्ट की स्टेट होती है, एक मोशन की स्टेट होती है। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट if the position coordinate of that object doesn't change with respect to time। ठीक है, अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता तो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा? रेस्ट वाली पोजीशन बोलते हैं। एंड इफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इन दैट केस द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? मोशन में बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे, मतलब अगर मैं फिजिकल सिनेरियो समझाऊं तो क्या है? लेट वी से ये एक रोड है। ठीक है, इस रोड के ऊपर लेट वी से ये एक पोल लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोल वगैरह है। ठीक है, यही पोल लिख देता है यहाँ पे। ठीक है, इस पोल से एक पर्सन लेट वी से यहाँ खड़ा हुआ है एट ए डिस्टेंस ऑफ लेट वी से 4 मीटर, 4 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अगर इस खड़ा है इसका मतलब दिस पर्सन इज एट रेस्ट। ठीक है, ये पर्सन रेस्ट के है। अगर इस पर्सन का पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आपको प्लॉट करना होता तो फर्स्ट थिंग, ठीक है, जब भी पोजीशन और टाइम, जब भी टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, जैसे यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए यहाँ पे पोजीशन, पोजीशन को एक्स लेटर से डिपेंड करता लिखते हैं हम लोग, वो हम लोग वाई एक्सिस के ऊपर लेते हैं। ठीक है, और देखो ये पर्सन कितनी दूर, ओरिजिन से 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर की डिस्टेंस पे, तो ओरिजिन से 1 2 3 4 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं द पोजीशन ऑफ द पर्सन इज 4 मीटर एट दिस पॉइंट। ठीक है, और वो पर्सन रेस्ट के ऊपर है, इसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग और दैट पर्सन इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, तो अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो उस केस के अंदर कैसा ग्राफ आ जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब लेट मी से 1 घंटे के बाद भी उसकी पोजीशन वही थी, 2 घंटे के बाद भी वही थी, 3 घंटे के बाद भी वही 4 घंटे, इसका मतलब पोजीशन इज नॉट चेंजिंग एट ऑल विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इट मींस द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे हम लोग? रेस्ट के ऊपर कहेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कभी भी पोजीशन टाइम ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आ जाता है, दैट ऑब्जेक्ट, दैट पार्टिकल और दैट पर्सन इज सेड टू बी एट रेस्ट। उसको क्या कहा जाएगा? रेस्ट पे कहा जाएगा। अगर स्लोप से इस ग्राफ की स्टडी करना चाहो तो मैंने कहा था जब भी कोई ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ जाता है तो उस ग्राफ का स्लोप कितने के बराबर होता है? 0। ठीक है, स्लोप 0 होगा तो यहाँ वो थीटा भी 0 होगा, थीटा 0 होगा तो यहाँ टेन थीटा भी क्या मिलेगा आपका? 0 के बराबर। ओके, यहां तक क्लियर है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट क्या करता है? देखो, पोजीशन के लिए हम लोग एक्स एक्सिस ले रहे हैं, एक्स से डिनोट कर रहे हैं, टाइम के लिए टी, और पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम आपको किसी को याद होगा स्पीड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितने के बराबर होगी? पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, और स्पीड पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है उस पोजीशन टाइम ग्राफ का क्या लेके? स्लोप लेके। क्लियर है? या आप बोलोगे टेन थीटा लेके। तो यहां इस ग्राफ के अंदर आप लोग देख रहे हो स्लोप ऑफ द ग्राफ भी 0 है, टेन थीटा भी 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी क्या होगी? 0 के बराबर। तो कब जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को प्लॉट करना पड़ जाए या पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना पड़ जाए एक ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए जिसकी स्पीड 0 के बराबर है, तो उसका ग्राफ भी क्या आएगा? ये आएगा। तो नई बात क्या सीखी मैंने इस ग्राफ में से? हम इस ग्राफ में से एक नई बात क्या सीखी कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप है, the slope of position time graph represent the speed of the object. If this slope is positive then the speed would be positive, if this slope is negative then the speed would be negative, and if the slope of any graph is comes out to be 0 or its tan theta comes out to be 0 then the object is said to be having 0 speed और object is said to be at rest। object को किस पे कहा जाएगा? रेस्ट के ऊपर कहेंगे हम लोग। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर ग्राफ, अनदर पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है और दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है? आपने डिफाइन किया था यूनिफॉर्म स्पीड और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द स्पीड और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट
which covers equal distance or displacement with respect to time in a straight line direction। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड बोल रहे हो तो आप बोलोगे अगर वो ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन के अंदर यूनिफॉर्म डिस्टेंस ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म इंटरवल या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इंटरवल या इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो उसका मोशन क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन करना है तो आप बोलोगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time in a straight line, then the speed or velocity of that object is said to be uniform velocity। तो ये दोनों ग्राफ, ये जितने भी ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, ये मतलब स्केलर और वेक्टर दोनों क्वांटिटीज के लिए प्लॉट कर रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी तब डिस्कस करनी है जब जिगजैग डायरेक्शन में या दैट ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, और वेक्टर क्वांटिटी तब बोलना है जब आप उनके साथ एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन असाइन कर दोगे, एक सेंटेंस जोड़ दोगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में। हमने कहा यूनिफॉर्म मोशन कौन सा मोशन होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट एक इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल्स में। तो यहाँ टाइम हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। क्लियर है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट है वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में, मैंने ये टाइम इंटरवल इक्वल बना दिए। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। क्लियर है। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, अगर इफ दैट ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इस मोशन फ्रॉम द ओरिजिन, अगर उस ऑब्जेक्ट ने अपने ओरिजिन से मोशन स्टार्ट किया होता तो उसका ग्राफ आ जाता है ऐसे एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, ये बात क्लियर हुई ना। ठीक है, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन को, यूनिफॉर्म मोशन को लेट वी से ओरिजिन से स्टार्ट करता है, ठीक है, इसको आप और इंटरप्रेट करना चाहो तो लेट वी से आफ्टर 1 सेकेंड द change in the position of that object is 10 meter, after 2 second its position is changed by another 10 meter। ठीक है, 3 सेकंड के बाद 30 मीटर हो गई, 4 सेकंड के बाद 40 मीटर हो गई। तो ऐसे ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो कैसा कहेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, और उसकी स्पीड को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। उस केस के अंदर उस ऑब्जेक्ट का ग्राफ ऐसा आएगा, और अगर उस ऑब्जेक्ट ने मोशन को ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है तो ग्राफ भी ओरिजिन से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेट ऐसा कोई सिनेरियो आ जाता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन था, यहाँ एक इलेक्ट्रिक पोल था, इलेक्ट्रिक पोल को यहाँ पे हम लोग लेट से ओरिजिन मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो पोल इज टेकन एट ओरिजिन। ओके, और ऑब्जेक्ट है ना वो इनिशियली ओरिजिन से लेट से 5 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा था। ठीक है, द ऑब्जेक्ट is at rest at time t is equal to 0 at a distance of 5 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। यहां था वो ऑब्जेक्ट या पर्सन, यहां से वो अपना यूनिफॉर्म मोशन क्या करता है, स्टार्ट करता है। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे नहीं होगा, उस केस के अंदर ऑब्जेक्ट होगा इनिशियली 5 मीटर के ऊपर। ठीक है, तब ये ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाएगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, दिस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन बट इंक्लाइंड ऑन टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के ऊपर झुका हुआ ग्राफ है ये। क्लियर है, और इसका अगर वो ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर से अपने मोशन को स्टार्ट करता तो इसका ग्राफ ऐसे आ जाता। ठीक है, मतलब किसी भी पॉइंट से अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट करोगे वहीं से उस ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी, हम लोग ओरिजिन मान लेंगे। ठीक है, कि वहीं से उस ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग हुई है। अगर ओरिजिन से स्टार्ट करोगे तो यहां से 20 मीटर से स्टार्ट करोगे तो इसका मतलब इनिशियली ऑब्जेक्ट जब टाइम 0 था, ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 0 ले रखा है, तो ऑब्जेक्ट 20 मीटर डिस्टेंस पे था ओरिजिन से। 40 से स्टार्ट करोगे तो 40 मीटर की डिस्टेंस पे। लेकिन इन चारों स्ट्रेट लाइंस जो इंक्लाइंड है टाइम एक्सिस के ऊपर, इन सब में कॉमन बात क्या है, ऑल दीज स्ट्रेट लाइन इंडिकेट यूनिफॉर्म मोशन एंड द ऑब्जेक्ट विल बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब इसको स्लोप से स्टडी करें तो हमने क्या कहा था कि स्लोप किससे लेना पड़ता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं थीटा। ठीक है, तो आप इनमें से किसी भी इस लाइन के लिए ले लो। ठीक है, इस लाइन के लिए एक्स एक्सिस ये वाली हो गई, और इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एंगल लोगे तो ये एंगल थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये सारे एंगल आपको दिख रहे होंगे, या थीटा एंगल लेस देन 90, दैट इज एक्यूट एंगल्स है ये सारे। ठीक है, अगर एंगल एक्यूट है तो 10 90 की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी 10 थीटा की वैल्यू, ठीक है, थीटा क्या है, लेस देन 90 है, तो 10 थीटा की वैल्यू भी कैसी आएगी, पॉजिटिव। और 10 थीटा की पॉजिटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी कि द स्लोप ऑफ ऑल दीज ग्राफ्स आर पॉजिटिव, और पॉजिटिव स्लोप ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ऑल दीज स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन टाइम ग्राफ में मैंने यहां पे लिख रखा है स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट स्पीड। तो इन सभी ऑब्जेक्ट्स की स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये हम लोग इन ग्राफ से क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अगर एंगल एक्यूट तो tan थीटा पॉजिटिव, tan थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को, तो स्लोप पॉजिटिव, और स्लोप पॉजिटिव का मतलब स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड और वेलोसिटी को, तो स्पीड और वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है।
ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम ग्राफ स्टडी करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्ट का नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे हो सकता है, या एक ऑब्जेक्ट का मोशन नॉन यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है? व्हेन दैट ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और आप ये बोल सकते हो व्हेन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इनमें से किसी टाइम या डिस्टेंस में से किसी एक को क्या बनाना पड़ेगा, आपको अनइक्वल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो स्पीड के अकॉर्डिंग इस ग्राफ को कह रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं द मोशन और द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट increasing speed of an object is increasing oblique decreasing with respect to time irregularly। ठीक है, irregularly यहां पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, irregularly वर्ड का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन नॉन यूनिफॉर्म तब बनता है जब उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो या तो इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। और अगर वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्पीड का इरेगुलर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है तब उस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो लेट्स मैं पहले बना देता हूं ग्राफ को, फिर हम इंटरप्रेट करेंगे कैसे होगा। ओके स्टूडेंट, जैसे कि आपको पहले बताया था मैंने कि जब भी हम लोग नॉन यूनिफॉर्म किसी भी मोशन के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ग्राफ ज्यादातर पैराबोलिक ग्राफ आते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है, यहां मैंने ग्राफ प्लॉट किया है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एंड दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ for an object whose speed is decreasing with respect to time। ठीक है, अब डिक्रीजिंग स्पीड और इंक्रीजिंग स्पीड हम लोग कैसे स्टडी करेंगे ये हमें पढ़ना है। देखो, ठीक है, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग स्पीड को स्टडी किया जाता है स्लोप से। ठीक है, अगर मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, लेट मी से पहले मैं इस ग्राफ को स्टडी करता हूं, तो इस ग्राफ की स्टडी करने के लिए मैंने 3 पॉइंट चूज कर लिए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक ये पॉइंट चूज कर लिए। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर अगर आपको ग्राफ का स्लोप निकालना होता तो कर्ड लाइन के ऊपर किसी पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर देते। ठीक है, तो ऐसे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, देखो। ठीक है, ये टेंजेंट यहां एंगल बना रहा है θ1 का। ठीक है, फिर मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहां वो एंगल बना रहा है θ2 का, और यहां मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहां वो एंगल बना रहा है θ3 का। ठीक है, अगर तीनों पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करके हमने एंगल फाइंड आउट किए तो आप इजीली समझ पा रहे होंगे यहाँ पे कि θ1 एंगल है ना यहाँ पे मिनिमम था। ठीक है, θ2 की वैल्यू उससे ज्यादा थी और θ3 एंगल क्या था? सबसे ज्यादा। ठीक है, इफ एंगल इज इंक्रीजिंग देन tan थीटा वुड बी इंक्रीजिंग, और tan थीटा इंक्रीज हो रहा होगा तो स्लोप भी क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। आप ऐसे बोल सकते हो, ये P, Q और R पॉइंट थे, तो आप ऐसे बोल सकते हो स्लोप ऑफ P एट P पॉइंट, स्लोप एट Q पॉइंट और स्लोप एट R पॉइंट। ठीक है, इन तीनों के अंदर R पॉइंट का स्लोप सबसे ज्यादा है, Q पॉइंट का स्लोप उससे कम है और P पॉइंट का स्लोप सबसे कम है। इसका मतलब P पॉइंट के ऊपर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट सबसे कम होगी और R पॉइंट के ऊपर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा। इसका मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, यही पता लगा हमने कि ऑब्जेक्ट की स्पीड यहाँ पे क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो स्लोप को फाइंड आउट करके या स्लोप को एस्टेब्लिश करके हम लोग ये पता चल सकता है हमें कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो रही है? यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ कैसे शो करोगे कि स्पीड डिक्रीज हो रही है? वही दोबारा से पॉइंट चूज करो, P पॉइंट, Q पॉइंट या P डैश बोल देते हैं, Q डैश बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं R डैश पॉइंट। ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया, एंगल बनेगा θ1, इस पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया, एंगल बनेगा θ2, और इस पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पे एंगल बनेगा लगभग 0 के बराबर ही हो जाएगी, एंगल ज्यादा नहीं होगा, फिर से θ3 बोल देते। ठीक है, तो यहाँ θ1 इज ग्रेटर देन θ2 और ग्रेटर देन θ3 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, या स्लोप ऑफ द ग्राफ एट P डैश पॉइंट वुड बी लार्जेस्ट, Q डैश पॉइंट पे उससे कम होगा और R डैश पॉइंट के ऊपर स्लोप सबसे लिस्ट स्लोप होगा। ठीक है, स्लोप लिस्ट होने का मतलब ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी ना वो लिस्ट होगी एट R पॉइंट। R पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है? यहाँ पे लिस्ट है, और Q1 पॉइंट क्या है या P डैश पॉइंट के ऊपर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे हाईएस्ट है, या आप बोलोगे हाईएस्ट स्पीड पोजेस करता है। तो अगर कोई भी चीज हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ, लिस्ट की तरफ जा रही है तो स्पीड विल बी डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ स्पीड जा रही है लोवेस्ट से, या R पॉइंट के ऊपर हाईएस्ट स्पीड है P पॉइंट, तो यहाँ स्पीड जा रही है लिस्ट से किसकी तरफ? मैक्सिमम स्पीड की तरफ, तो यहाँ स्पीड इज इंक्रीजिंग। लेकिन ये दोनों ही ग्राफ किसके लिए है?
दीज टू ग्राफ आर प्लॉटेड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ प्लॉट कर रखे हैं, और ग्राफ की स्टडी हम नेक्स्ट में करेंगे। थैंक यू।